इस सबसे ज़्यादा भारत में ये कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस आईपीएस, इनको नेता चलाते हैं। और एक ये भी कहा जाता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी भारत के नेताओं को उंगलियों पे नचाती है। दोनों में सच क्या सच है? आप ऐसा करिए, दोनों का मिश्रण ले लीजिए। शोर मचा वहाँ पे, मुख्यमंत्री के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया। बड़ा मुश्किल होता है ना, लोग छोटी जगह है, सबको पता लग गया। तो मुझे वो कहें भाई ये इसको बंद करो केस को। बड़ी अजीब चीज़ हुई है कि 6 साल लगातार 6 साल दिल्ली पुलिस को अपने काडर का चीफ नहीं मिला। ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि उसी सीनियरिटी के उस वक्त काबिल ऑफिसर नहीं थे। पुलिस में सर करप्शन कमिश्नर से शुरू होता है दिल्ली में, या स्टेट में डीजी से, या सिपाही से ऊपर चलता है? कॉरपोरेटर्स मैंने अपनी आंखों से साइकिल पे आते देखे जब वो कॉरपोरेटर बने। निगम पार्षद जो है, मैं था 82 से 86 तक था मैं निगम पार्षद जो है। और एक साल में उन्होंने नई नई गाड़ियाँ ले रखी हैं। मतलब गाड़ियों की फिर जगह नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि एक अफसर मेरे जैसा जो कि डीआईजी था, वो तो अभी तक कार खरीद नहीं सका। हर कोई कहता है कि पुलिस सबसे भ्रष्ट है, ऐसा नहीं है। सबसे भ्रष्ट वो लोग हैं प्रशासन के जिनका हर रोज पब्लिक से डीलिंग होती है। मैसेज एक आया किसी के थ्रू के, यार वो उसका फोन आया था काके का, उसको काका कहते थे, संजय को। तो मम्मी जाना चाहती है, मिसेस गांधी। शिवद सरकार उसकी नहीं थी। बोलो काका क्या हो गया? मैंने कहा सर ऐसा है कि मुझे पता लगा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, आपके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। सर मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो फौजी आदमी हूं, मुझे ट्रांसफर कर दो आप। क्या उनका जवाब था? गेट अप, गेट अप, गेट अप। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के खास कार्यक्रम पॉडकास्ट, यानी कि अनफिल्टर्ड अड्डा। आज हमारे खास मेहमान हैं तिलकराज कक्कड़। भारत की वो शख्सियत, वो इंसान, अजूबा इंसान, बेहद सुलझा हुआ इंसान, जिसने भारतीय थल सेना की वर्दी पहनी, भारतीय वायुसेना की वर्दी पहनी, आईपीएस की वर्दी पहनी और एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडो चीफ की वर्दी पहनी। कम मिलते हैं ऐसे लोग। एक वर्दी पहन के उसको बचाए रखने में पूरी नौकरी गुजर जाती है। लेकिन तिलकराज कक्कड़, तिलक्या कहते थे बचपन में जिनको, ओए तिलक्या। बाद में कैसे तिलकराज कक्कड़ भारत के कई प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्रियों के साथ काम करके कारगर साबित हुए। सर, इंडियन एयरफोर्स, गरीबी, पलायन, पाकिस्तान से भारत आना, लावारिस जीवन जीना, बिना माता पिता के सिर पे साया हुए, बड़े भाई द्वारा पाला जाना, आईपीएस बन गए। कभी फर्स्ट डिवीज़न आई नहीं, सेकंड डिवीज़न से नीचे गए नहीं गए। स्कूल के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। तमाम यूनिवर्सिटी में आज पढ़ाने जाते हैं, लेक्चर देने जाते हैं, जाते रहे पूरी उम्र। ये भी एक अजूबा ही है। जब आईपीएस बन गए सर, अब मैं आपके आईपीएस जीवन पे बात इसलिए करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा भारत में ये कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस आईपीएस, इनको नेता चलाते हैं। और एक ये भी कहा जाता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी भारत के नेताओं को उंगलियों पे नचाती है। दोनों में सच क्या सच है? आप ऐसा करिए, दोनों का मिश्रण ले लीजिए। ब्यूरोक्रेट्स आईएएस आईपीएस भी चलाते हैं उनको, और कभी कभी वो भी उन ब्यूरोक्रेट्स को चलाने में सफल हो जाते हैं जो कि
वो सब कुछ भूल जाते हैं जो कि उन्होंने शपथ ली है। नेता नहीं, ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स तो एडवाइस तो देते ही देते हैं। निर्णय जो होता है, आखिरी निर्णय, वो हमेशा पॉलिटिशियन का होता है, नेता का होगा। लेकिन नेता जो सही नेता होते हैं वो ब्यूरोक्रेट की एडवाइस को लेकर उसको अपनी जो उनकी अपनी सोच होती है उसमें उसको मिश्रण करके उसको फिर आगे चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ नेता होते हैं जिनका मतलब जिनका एक ही काम होता है कि हमने हर गलत काम करवाना है। अब वो हर ब्यूरोक्रेट तो गलत काम करेगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उस वक़्त तो गलत काम कर देते हैं किसी कारणवश, पोस्टिंग की वजह से, अच्छी जगह लेने की वजह से, कुछ और करने। लेकिन एक समय आता है जबकि सरकारें बदलती हैं तो उन्हीं को भुगतना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सही, तकरीबन सही चलते रहे तो आपको कोई भी सरकार आ जाए उसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज एडवाइस तो आप ही ने देनी है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट हो या फिर नेता हो, काल पात्र समय जरूरत के हिसाब से जिसके हाथ में चाबुक आता है वो दूसरे को हाँकना शुरू कर देता है। ब्यूरोक्रेट तो हाँकता नहीं है, लेकिन नेता हाँकने की कोशिश करता है, अवश्य करता है। कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जो नहीं कामयाब हो पाते हैं नेता, वो ब्यूरोक्रेट को उठा के पटकना शुरू कर देते हैं। यहाँ अगर उनकी उस हिम्मत में है या ऐसे उनके ताल्लुक हैं हायर अप से तो पटकना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन उस स्टेज पर ब्यूरोक्रेट को, IAS हो, IPS हो, एक अपना संतुलन रखना पड़ेगा कि भैया जो पोस्टिंग मिल गई उसको कर लो यार। जैसे हरियाणा पोस्टिंग के पीछे मत भागो। जैसे हरियाणा के एक अफसर अशोक खेमका, ठीक है, ब्रीफ के साथ में लिए रहे। हाँ, और सरकार उनको जो है सब खेमका का तो ऐसे उसके साथ बहुत ज़्यादा हो गया। वैसे यहाँ भी बहुत अफसरों के साथ होता है। कोई 1 साल में चला गया, कोई 6 महीने में चला गया, कोई 1.5 साल में चला गया, कोई पोस्टिंग तो होगी, सस्पेंड होया हुआ है। तो बहुत लोगों के साथ खेमका के क्या है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा हुआ और खेमका जो है वो प्रेस की नज़र में आ गया। इस तरह के इंसिडेंट बहुत। सर, जिस पुलिस से भारत में, मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस की बात कर रहा हूँ, जिस पुलिस से भारत की जनता खौफ खाती है वो पुलिस या ब्यूरोक्रेट भी शामिल है। दोनों ही पब्लिक डीलिंग में भी हैं और हुकूमत में भी साथ रहते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी जनता पे हुक्म चलाती है, चाबुक चलाती है, अपनी मर्जी से हाँकती है, ये चीज़ें सामने हैं, वो फिर नेताओं के सामने कमज़ोर कहाँ पड़ जाते हैं? कब कमज़ोर हो जाता है ब्यूरोक्रेट? अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो हमारा सिस्टम है, लेजिस्लेचर है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है। जुडिशरी से तो पाला वो तभी पड़ेगा जब ज़रूरत होगी, जब कुछ ऐसा कांड हो जाएगा। लेकिन नेता और ब्यूरोक्रेट का रोज़ का ये क्या कहते हैं, पाला पड़ता है। अब नेता के हाथ में प्रशासन चलाना बेसिकली उसके हाथ में है। वो तो बाकी सब तो एडवाइस, हम लोग एडवाइस ही करते हैं। पोस्टिंग करना, अब क्यों दब जाते हैं कुछ लोग, ज़्यादातर मैं कहूँगा आजकल, कि नेता आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर वो आप अगर उसका बात नहीं मानते हैं और वो समझता है कि आप वो व्यक्ति नहीं है जो उसका काम इस जगह पे बैठे हुए कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से उठा के वो किसी और जगह लगा देगा, वो आपकी ट्रांसफ़र कर देगा। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो जी, आपको दिल्ली से अंडमान भेज दिया, दिल्ली से मणिपुर भेज दिया। अब होता क्या है कि ब्यूरोक्रेट का देखो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। आप जब ये आपको भेज दिया कहीं पे तो मकान खाली करना पड़ेगा। अभी उस स्टेज पे आप नहीं है कि आपके पास अपना मकान है या कुछ इस तरह की चीज़ है।
बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर बच्चों की पढ़ाई को आप यहाँ रखना चाहते हैं उस जगह पे, तो आपको कहीं मकान लेना पड़ेगा, वाइफ को छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ना पड़ेगा ताकि उनकी स्कूलिंग करें। आप वहाँ पे 2 एस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ेगी। मतलब किसी भी ब्यूरोक्रेट की कमजोरी सिर्फ ये है कमजोरी ये है कि उसकी परिवार जो है वो तितर बितर तितर बितर ना हो जाए। वो कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ नहीं करते। और नेता और मंत्री को ये पता होता है, यही कमजोरी उनको पता होती है, ये कमजोरी उनको पता है। मतलब ब्यूरोक्रेट के दिमाग से अगर ट्रांसफर का भय हट जाए तो फिर कोई नेता मंत्री उसे हिला नहीं सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये जो अफसर हैं इनको कम से कम 2 साल या 3 साल मिलने चाहिए ताकि वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर लें। चलो सर, ब्यूरोक्रेसी की बात चल रही है, दिल्ली पुलिस के आप कमिश्नर रहे, तो आपसे इसलिए सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को बीते 4-5 साल से एग्जीक्यूटिव कैडर, जो इनका अपना कैडर है दिल्ली का पुलिस ऑफिसर्स का, आईपीएस का एग्जीक्यूटिव कैडर, वो नहीं मिल रहा था। कभी तमिलनाडु से लाया जा रहा था कमिश्नर, कभी गुजरात कैडर का लाया जा रहा था, और एग्जीक्यूटिव कैडर वाले जो थे वो फड़फड़ा रहे थे कि हमारा नंबर आने वाला, हमें कमिश्नर क्यों नहीं बनाया जाता है। तो ये सरकार की स्वार्थ सिद्धि है, किसी व्यक्ति विशेष की रहती है सरकार की, उसके हाथ में अपना हुक्का पानी है, जिसको चाहे लगाए, ताकत है, या फिर एग्जीक्यूटिव कैडर के वो आईपीएस जिनका की टर्म आ रहा था बनने का पुलिस कमिश्नर दिल्ली का, वो निकम्मे थे, उनको काम नहीं आता था। सब तो काले नहीं है वहां, सब तो कमाऊ पूत नहीं है, सब तो रिश्वतखोर नहीं रहे होंगे। आप लाइन लगा के 6 साल तक गायब कर देते हैं। देखिए ऐसा है, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के नीचे है। दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, ठीक है जी। अब पोस्टिंग जो होती है कमिश्नर की, वो गृह मंत्रालय से आदेश आते हैं। इसका मतलब गृह मंत्री, ये बड़ी अजीब चीज़ हुई है कि 6 साल लगातार 6 साल दिल्ली पुलिस को अपने काडर का चीफ नहीं मिला। ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि उसी सीनियरिटी के उस वक्त काबल ऑफिसर नहीं थे। बिल्कुल गलत होगा ये। काबल अफसर थे, किन्हीं कारणों से वही कहिए कि भाई किसी को फेवर करना है, किसी को कुछ करना है, जो भी करना है, आदेश तो आने, जिसका आदेश होगा वो बल लग जाएगा, उसका फिर चलेगा, सिक्का उसी का चलेगा। लेकर हमारे कई काबिल ऑफिसर इस टॉप पोस्ट से वंचित रह गए, जो कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिससे कि नीचे जो लेवल था वो डिमोरलाइज हो जाता है। अब एक स्पेशल कमिश्नर है, अभी अभी देखिए लगे हैं अपने गोलचा लगे हैं, सतीश गोलचा, बहुत ही बड़ी अफसर, बहुत ही काबिल अफसर। उससे पहले श्रीवास्तव लगे थे थोड़ी देर के लिए, बहुत बड़ी अफसर। बालाजी श्रीवास्तव, बहुत बड़ी अफसर, 28 दिन के पुलिस कमिश्नर। अरे भैया नहीं लगाना तो लगाते क्यों नहीं? अगर उसको नहीं देने हैं 2 साल आपने, तो लगाते क्यों उसको? बेइज्जत करने के लिए, बेइज्जती करने। अब वो जो इस वक्त पुलिस कमिश्नर थे, अब तो खैर अपना आ गया, आगे क्या होता है कुछ पता नहीं। राकेश अस्थाना, जिन्होंने दिल्ली नहीं देखी कभी, दिल्ली गलियों का नहीं पता है, गुजरात कैडर है। अस्थाना को नहीं पता था, अरोड़ा क्योंकि दिल्ली के हैं, शायद गलियों को तो पता था, लेकिन जयपुर के हैं, राजस्थान के, वो दिल्ली के नहीं। अच्छा, तो वो पुलिस का नहीं पता उनको ना। कि देखिए मैंने अगर नौकरी की है, मैं पुलिस कमिश्नर बना हूँ, लेट से 30 साल की नौकरी के बाद, पुलिस कमिश्नर की कम से कम 30 साल लग जाते हैं उसको बनने में, आईपीएस में आके। मैं अगर 100% इंस्पेक्टर एसीपीज को नहीं जानता हूँ, तो कम से कम 99% को तो जानता हूँ पर्सनली। इतना पीरियड हो जाता है ना, चाहे मैं अंडमान गया, चाहे मैं पांडिचेरी, मैं वापस तो दिल्ली आया ना। इन्हीं लोगों को मैं देखता हूँ रोज़, और मुझे हर एक व्यक्ति की काबिलियत का पता है।
सर दिल्ली को, दिल्ली के कैडर का आईपीएस पुलिस कमीशन ना मिलना दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली के साथ दिल्ली की आई थिंक दिल्ली की जनता के साथ जायजती है। और अब मैं आपको समझा रहा था कि अब मोराल कैसे डाउन होता है। अब गोलचा के बाद लेट से एक्स है, अब उसकी अभी टाइम है, उसकी एज भी है, उसको पता है कि गोलचा के अभी 2 साल है, 2 साल के बाद मेरा नंबर आ जाना चाहिए, मेरा ठीक है, मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, मुझे आपने पैनल पे रखा हुआ है, पैनल पे बनती है ना, ये नहीं कि सारे आईपीएस अफसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक पैनल बन जाती है कि ये सीपी के फिट हैं, ये डीजी के फिट हैं, वो पैनल बन, जब पैनल पे आ गए तो फिर उनको आप क्यों वंचित करते हैं? जो पैनल पे नहीं आए, आपने जो भी आपका मापदंड है, आप ठीक है, वो नहीं आए पैनल पे, लेकिन जो पैनल पे आ गए हैं उनको आप इस टॉप पोस्ट से वंचित कैसे कर सकते हैं? लेकिन करते हैं आप, जिसकी वजह से नेक्स्ट होगा, यार छोड़ो क्या करना, हो गया बहुत हो गया, अपना आराम करो, ये करो, मैं मुझे क्या करो, तो वो फिर डिमोरलाइजेशन नीचे तक पहुंच जाती। नहीं तो क्या सर तिलकराज कक्कड़ दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर मेरी इस बात से सहमत हैं कि नेता के लिए किसी भी सूबे की जनता और जनहित वो बाद में है, डीजीपी किसी स्टेट का पुलिस चीफ या फिर दिल्ली जैसे केंद्र शासित राज्य का पुलिस कमिश्नर लगाने में नेताजी का या मंत्री जी का, सरकार का हित पहले सर्वोपरि होता है। मैं इसका उत्तर सिर्फ यही दे सकता हूँ कि किसी भी राज्य में पुलिस मुखिया या प्रशासन का मुखिया जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है, वो उसी काडर से अगर होगा तो वो उस देश, उस प्रदेश की, उस जगह की जनता की सेवा बहुत अच्छी तरह कर सकेगा, क्योंकि वो उनकी हर समस्याओं से, हर जगह से, हर नेता जो नीचे है उन सबको वो जानता है और हर एक की क्षमता भी जानता है अपने आदमियों की, और जो नेता हैं उस वक़्त के उन सब की क्षमता भी जानता है, तो उस हिसाब से वो डील करने में उसको बड़ा आसान हो जाता है। जिन तिलकराज कक्कड़ के बड़े भाई दिल्ली पुलिस में सिपाही तक नहीं थे, वो तिलकराज कक्कड़ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनते हैं। आपको सर सिपाही से लेके कमिश्नर तक का पता है, क्योंकि आपने भुखमरी के दिन गुजारे हैं। वो अलग, वो एक चीज़ थी, और लेकिन वैसे भी ना, जब आप नौकरी, जब आप 30 साल इन हर एक के साथ बिताते हैं, आपने कांस्टेबल भी देखे हैं, हेड कांस्टेबल, सब कुछ रिटायर हो गए, कुछ चल रहे हैं, कुछ इंस्पेक्टर बन गए, तो आपको तकरीबन पता होता है कि ये आदमी इस जगह के लिए फिट है, ये इसको मैं वहाँ भेज सकता हूँ, इसको चलो, इसको डीएपी में छोड़ दो, ये बदमाश है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन जो बाहर से आएगा साहब, उसको ये पता नहीं होता, उसको एक दूसरा आदमी बताएगा। आप अब उस दूसरे आदमी की कई तरह की अपनी इंटरेस्ट हो सकते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से करेगा बाहरी को। हाँ भाई, आपको अब किसी की एडवाइस लेनी पड़ेगी ना। सर पुलिस कहीं की भी हो, किसी भी स्टेट की, देश की, ठुल्ला, मामा, वसूली वाला, चौथ वसूली, हफ्ता वसूली, ये सब पुलिस के लिए हैं। दुर्भाग्य है। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ इस स्पॉट पे डिक्लेयर कर देता हूँ, हर कोई कहता है कि पुलिस सबसे भ्रष्ट है, ऐसा नहीं है। सबसे भ्रष्ट वो लोग हैं प्रशासन के जिनका हर रोज़ पब्लिक से डीलिंग होती है। आप कॉरपोरेशन ले लीजिए, आप इनकम टैक्स ले लीजिए, आप एक्साइज ले लीजिए, जहाँ पर हजारों और लाखों की लेन देन होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ दावे से कि मैं 4 साल दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी रहा हूँ, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस, और मैं आपको बता सकता हूँ कि जितनी करप्शन उस वक़्त दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में थी, उतनी पुलिस में आज भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि पुलिस इतनी फैली हुई होती है, हर जगह पे आप पुलिस को देखते हैं। आपको भी किया होगा, आपको भी बैठे हैं आपके साथी, क्या दिया आपने पुलिस को? 100 रुपया दे के आगे आ गए। आप मकान का नक्शा करवाने जाइए, आप अनऑथोराइज एक कमरा करवाने लाखों रुपए देने पड़ते हैं आपको। तो इट्स नॉट दी
करप्शन नंबर ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन करप्शन का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। नंबर इसलिए कि आप यहाँ से बाहर निकलोगे पुलिस वाला दिखाई दे दिया, आप उस चौराहे पे गए थे पुलिस वाला दिखाई दिया, लेकिन जो दफ्तरों में बैठ के जो ये लेन देन कर रहे हैं वो कई गुना ज़्यादा कर रहे हैं। सर, जब करप्शन की आपने बात की है तो दिल्ली पुलिस जब आप कमिश्नर थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पहली बात तो सर आपको दिल्ली पुलिस से हटा के विजिलेंस में क्यों एमसीडी के भेजा गया था, वो कहानी क्या है? नहीं, वो कहानी ऐसा, वो तो सबको देखो, पुलिस आईपीएस की वैकेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में। नहीं, आप भी इंटरेस्टेड थे कि दिल्ली पुलिस में कुछ ऐसा हालात पैदा नहीं, हो गए नहीं, थे? मुझे ऐसा होता था कि मुझे हर जगह यहाँ से वहाँ भेजते रहते थे, क्योंकि मैं एक इंट्रूडर था। मैं 64 बैच में आ गया, 68 में आया, 64 की सीनियरिटी मिली, तो हर जगह मुझे वो सोचते थे कि यार ये तो बाहर से आया है। लेकिन सर एमसीडी में जैसे ही आप विजिलेंस डायरेक्टर बन के पहुंचे, वहाँ विरोध शुरू हो गया कि आप तो, आपको दागी हैं, आप तो बदनाम हैं, ये सब चीज़ें क्या थी वो एपिसोड? वो ऐसा था, वो क्या होता है कि जब आप बहुत सख्ती, कॉरपोरेटर्स मैंने अपनी आंखों से साइकिल पे आते देखे जब वो कॉरपोरेटर बने, निगम पार्षद जो है, मैं था 82 से 86 तक था मैं निगम पार्षद जो है, और एक साल में उन्होंने नई नई गाड़ियाँ ले रखी हैं, मतलब गाड़ियों की फिर जगह नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि एक अफसर मेरे जैसा जो कि डीआईजी था, वो तो अभी तक कार खरीद नहीं सका, लेकिन कॉरपोरेटर कैसे खरीद लिया भाई उसने? तो ये और ये ज़्यादातर पैसा जो बनाते हैं कॉरपोरेटर्स, ये मेरा अपना विचार है, निजी विचार है और मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एक्साइज अपना वो क्या होता है, वाटर एंड सीवेज डिपार्टमेंट, इनसे बते भी यहाँ पे उन्हीं लोगों को लगाते हैं जो इनको भर पेट इनको खिलाते हैं। मतलब सर पुलिस कमाई नहीं करती है? पुलिस कमाई करती है, लेकिन पुलिस की कमाई वो वॉल्यूम नहीं है, नंबर ज़्यादा है, क्योंकि पुलिस हर जगह खड़ी है, नंबर ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि पुलिस इसलिए कमाई के लिए, हफ्ता वसूली के लिए बदनाम है कि कोई चौराहे सड़क पे हर ओपन में जगह खड़े हैं, आप जहाँ भी जाओगे खड़े हैं, इसलिए ज़्यादा दिखाई दे इसलिए रहे हैं। ज़्यादा। लेकिन जो नगर निगम, डीडीए, कहीं भी जिस और दूसरे विभाग का पब्लिक से डीलिंग है, वो अंदर दफ्तरों की डील हो रही है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कस्टम्स हो, चाहे वो क्योंकि दफ्तर के अंदर एसी में डील हो रही है, वहीं पे डील हो रहा है, वहीं पे दिखता नहीं है। यहाँ पे आपको नजर आता है, हर चीज ओपन में है। आपके टाइम की दिल्ली पुलिस और आज की दिल्ली पुलिस क्या फ़र्क है? देखिए, ये अंतर इस वक्त आपको मैंने समझाना मुश्किल है। ये तो दिल्ली पुलिस तो देखो जी, नीचे वही होगा जो कि ऊपर होगा। अगर ऊपर वाला पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, अगर ऊपर वाला या उसके 8, 10, 15 और नीचे वाले अगर केवल मेरिट देखकर पोस्टिंग करते हैं, लाइक एसएचओज हो गए, क्राइम हो गया, एसीपीज हो गए थानों के, ये वो डीसीपीज हो गए, अगर तो केवल मेरिट देखकर और एक बिल्कुल सही तरीके से पोस्टिंग करता है बगैर पैसा लिए, तो वो मैसेज नीचे तक चला जाएगा कि यहाँ तो भैया चलती नहीं है कुछ भी, यहाँ तो मर जाओगे, जिसने कुछ किया वो मारा जाएगा। और अगर आप लगे हैं 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख देके, तो फिर आप थोड़ा सा केयर फ्री हो जाते हैं कि भाई मैं तो, मुझे क्या होने वाला है। भ्रष्ट उस वक्त भी थे, भ्रष्ट आज भी है, टॉप भ्रष्ट उस वक्त भी था, टॉप भ्रष्ट आज भी है, ठीक है ना। तो कोई, मैंने जैसे कहा कि ये पता लगेगा ये कि कमिश्नर और उसके नीचे जो है, जो कि ये सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो किस प्रवृत्ति के हैं, और अगर वो ठीक है तो फिर ठीक है। सर, दिल्ली हो या किसी भी राज्य की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और थाने की पोस्टिंग के लिए
कहा जाता है बड़ी महंगी है ये महंगी का क्या चक्कर है, क्या होता है ये महंगा? भैया हमको तो नहीं पता था बिल्कुल महंगी है कि नहीं है। हम तो बोर्ड बना था, बोर्ड में जो रिकमेंडेशन आती है उसको कर देते थे। लेकिन मैंने भी सुना है, हो सकता है कुछ चेंजेस हो गए हों अब, लेकिन मैं आज भी मोस्ट ऑनेस्ट पुलिस कमिश्नर के नाम आपको रैटल कर सकता हूँ मैं। और ये सौभाग्य है दिल्ली पुलिस का कि 6 साल छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता इनका, कम से कम 80% पुलिस कमिश्नर बिल्कुल साफ थे और मेरिट पे चलते थे। 80%, मैं 20%। सर उन 80 को तो कोई गिनती नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा, मैं भी वही नहीं बात पूछा, बात लेकिन वही है। 20 का जानना हाँ, चाहते हैं। 20 का तो मैं, देखिए मैं नाम तो नहीं लूँगा, मत लीजिए, नाम तो नहीं, लेकिन थे, इशारा करिए। लेकिन थे, पहले भी थे, बहुत पहले भी थे, उस बीच में भी थे, उसके बाद में भी थे। लेकिन सौभाग्य ये है कि 80% बचा गए। और मैं बता रहा हूँ कि आपको, आप और एक बात सुन के आपको हैरानी होगी कि इन 80% में से कम 80%, इन 80% में से बिल्कुल टी टोटलर हैं। ना तो सिगरेट पीते हैं, ना शराब पीते हैं, ना टी टोटलर। कोई नाम इनके खोल सकते हैं? सबके खोल सकता हूँ मैं। निखिल ले लीजिए, निखिल साहब ले लीजिए आप, VN सिंह ले लीजिए आप, कौशल साहब ले लीजिए, मुझे ले लीजिए आप, हैं, और बहुत हैं, बहुत कोई नाम बीड़ी हैं। सिगरेट कुछ नहीं? बीड़ी सिगरेट शराब हाथ नहीं लगाते हैं। पुलिस में सर करप्शन कमिश्नर से शुरू होता है दिल्ली में, या स्टेट में DG से, या सिपाही से ऊपर चलता है? भैया अगर करप्शन है ज़्यादा, नोटिस में आता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर के लोगों पे भी दाग लगता है। डायरेक्ट शायद वो ना लेते हों, लेकिन पता लगने के बाद टॉलरेट करना भी एक किस्म की करप्शन है। पता लगे कि ये फलां भ्रष्ट है, इसके कंप्लेंट जो है वेरीफाई हो चुके हैं, और फिर एक्शन ना लेना, वो भी अपने आप में करप्शन ही है। कि फिर कोई और रीज़न हो सकता है क्यों आप लगाए रखे उसको वहाँ। थाने चौकी में सर FIR, चौकी का तो मतलब नहीं है, थानों में FIR क्यों नहीं दर्ज होती है? क्या वजह रहती है? SHO क्यों कन्नी काटता है? क्यों पब्लिक रोती घूमती है? क्यों उसको DCP और SSP तक धक्के खाने पड़ते हैं? यार ये फिर उसी जगह पे आ रहा हूँ मैं। आप कॉरपोरेशन में जाइए, अपना नक्शा सबमिट करिए, वो आपको जो बाबू है 10 चीज़ें बता के भेज देगा। आप फिर नेक्स्ट आदमी पे चले जाएंगे, आप फिर डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे उसके अपन जगह में रहेंगे। ये हर जगह है। पुलिस का सिर्फ ये है कि वो क्राइम, एक तो हर चीज़ जो है, कुछ भी हो जाए तो FIR करवाओ। इतनी स्ट्रेंथ नहीं है थानों में कि वो इतना करप्ट। FIR दर्ज करना एक बात है, उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत समय लगता है। और दूसरा ये होता है कि हर SHO दिखाना चाहता है, क्योंकि उसी नंबर पे, कि मेरे यहाँ इतना क्राइम नहीं है, और अगर मैं हर चीज़ इसको करता जाऊँगा तो मेरा क्राइम तो 5 गुना, 2 गुना, 10 गुना बढ़ता नज़र आएगा। तो कहेंगे ये तो बिल्कुल निकम्मा आदमी है, हटाओ इसको यहाँ से। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि इतनी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ नहीं है कि एक केस रजिस्टर हो जाए और उसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट कर सको। तो कम से कम रखना चाहता है। SHO ने तो सर FIR दर्ज ना करके अपनी जान छुड़ा ली, नौकरी पक्की कर ली। पब्लिक कहाँ जाएगी जिसके लिए थाना ही कानून के लिए बना FIR के लिए? पब्लिक का देखो, दिल्ली पुलिस में अब ऐसा नहीं है, मुझसे मिनिमल है। दिल्ली पुलिस में अब इतने मीडिया इतना चौकन्ना है, सारे इतने, अब केस रजिस्टर हो ही जाता है, पहले स्तर पे नहीं तो दूसरे स्तर पे ACP के पास जाएंगे, हो जाएगा, केस रजिस्टर हो जाएगा। पुलिस, नेता, न्यायपालिका, 3 धुरियां हैं देश के संविधान को जो आगे उसके साथ चलती हैं मिलजुल के। इनमें अगर सर विखात पैदा होता, गैप आता है, तो गड़बड़ होता है। नेता, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनमें सर हमेशा खींचतान मची रहती है। सांप छछूंदर, चूहे बिल्ली, सांप नेवले वाला खेल होता है, जिसका जब दाव लगता है वो डंक मार देता है। देखिए, नेता
और प्रशासन के जो लोग हैं उनका तो चोली दामन का है, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा ही साथ साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तभी कुछ उद्धार हो सकता है किसी का। न्यायपालिका जो है वो उस वक़्त सामने आती है या उस वक़्त उसको उत्तेजित किया जाता है जब आप इन दोनों से आपको कष्ट होने शुरू हो जाते हैं। और उस वक़्त न्यायपालिका जो है, जो कि वो अपना जो भी उनको राइट्स दे रखे हैं उन राइट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं थोड़ी तंगी महसूस होती है या तो प्रशासन को या नेता को, होती है ना। खींचातानी इसीलिए लगी रहती है कि नेता वो हर काम नहीं कर सकता जो कि वो करना चाहता है, चाहे वो वैध हो अवैध हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ वहाँ पे। आपने उसको, ब्यूरोक्रेट ने आपको फाइल पे एडवाइस देनी है ना, लिखित में जाता सारा। अब अगर उसने लिखित में कह दिया कि ये करना उचित नहीं होगा, तो बड़े कम ऐसे नेता हैं जो लिखित में कहेंगे कि नहीं ये होना चाहिए। लेकिन वो प्रेशर, खींचातानी अब कहाँ आएगी कि नेता ब्यूरोक्रेट को किसी ना किसी वजह से कंपेल करेगा कि तू इस तरह का नोट बना के ले आ। समझने की कोशिश है यहाँ पे। अगर नेता, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी ने लिख दिया कि ये कानून ये कहता है, ये इससे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो बड़े कम नेताओं में, बिकॉज बाद में जिम्मेवारी आती है ना, इतनी हिम्मत है कि वो उसके नोट को नेगेट करके एक और नोट लिखें कि नहीं मैंने ये ऐसा होना चाहिए, इसको करिए। अगर वो लिखता है तो वो करना पड़ेगा, बिकॉज ब्यूरोक्रेट के पास और कोई कुछ नहीं है। लेकिन नेता ऐसे नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली उस ब्यूरोक्रेट पर प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये करो, नहीं तो अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिस तरह का नोट नेता चाहता है उस तरह के नोट को घुमा फिरा कर वहां तक ले जाते हैं, और फिर उसने सिर्फ साइन मांगना, स्वीकृत, अप्रूव्ड, लिखना भी उसने कुछ नहीं। कल वो कह सकता मेरे पास तो ये एडवाइस आई थी, मैंने तो इसी पे किया। लेकिन वो अगर चेंज करेगा तो उसको कल एक्सप्लेन करना पड़ेगा किसी वक्त जुडिशरी के सामने, किसी और के सामने, देखा होगा करना पड़ता है, फिर क्या कहेगा। तो वैसी, तो ये एक खींचातानी यहाँ होती है इसमें, नेता में और जुडिशरी में होती है। पर जुडिशरी का यही है जो आजकल देखा जा रहा है कि ये दोनों कहते हैं कि साहब आप अपनी जो आपकी लिमिट है उसको आप क्रॉस कर रहे हैं, ये आपकी लिमिट आपके हक में नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कानून ये कहता है, कानून ये कहता है, ऑल दैट। वो चलती रहती है, वो तो अच्छी बात है, चलती भी रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो हर चीज़ अपनी मर्जी से होता रहेगा हर जगह। भारत के किसी भी राज्य की पुलिस सर कहती है कट जाएंगे, सुधरेंगे नहीं। अपना एक फंडा है, ये कानून हमारा है, हमें लागू करना है, हम ऐसे करेंगे। किसी स्टेट विशेष को लेकर नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यह है कि देखिए भाई, बात यह है कि जब भी आप पुलिस पे कौन जाता है? पीड़ित जाते हैं। दो तरह के लोग हैं। पुलिस पीड़ित के लिए अगर काम कर रही है तो किसी और को वो, मतलब जो अगेंस्ट है, अक्यूज्ड है, उसको तकलीफ दे रही है ना, उसको किसी किस्म की यातनाएं दे रही है। तो पुलिस के पास हमेशा, क्यों होता क्या है कि पुलिस के पास वही आदमी आएगा जो दुखी है किसी वजह से, चाहे उसकी शरीर में चोट लगी है, चाहे उसकी प्रॉपर्टी पे चोट लगी है, चाहे उसके
और किसी वैल्यूज़ पे चोट लगी है, तो वो जब भी कोई चोट लगती है तो आप दुखी होते हैं और आप वो जो मन शांत नहीं होता उसका। और तो थाने आप चौकी जाके और हाँ, दुखी। हाँ, और आप वहाँ जाते हैं जब, तो आप कहते हैं कि मेरा ही, सिर्फ मेरा ही हुआ और किसी का तो कुछ हुआ ही नहीं है। दुर्भाग्यवश आजकल ये देखा गया कि 50% लोग तो बना के आते हैं कि मैंने उसको तंग करना है और ये होना है। तो इसलिए आपने देखा वो कानून में भी, जैसे डॉरी का ले लीजिए आप, आज मेरे ख्याल 70-80% जो है वो केसेस गलत निकल रहे हैं। भाई ज़रा सी आपस में लड़ाई हुई, कह दिया। अब पहले ये होता था कि जैसे ही कंप्लेंट आया सबको अरेस्ट कर लो। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, पहले थोड़ा सा इसको छानबीन कर लो, फिर दे कंप्लेंट लो आप, लेकिन छानबीन करो, देखिए कि वाकया हुआ कि नहीं। देखिए कितना चेंज आ गया है। मुझे याद है जब हम लोग थे तो कहते जैसे ही कंप्लेंट आई हस्बैंड को, फादर को, जिसका नाम लिया इसने उसको अरेस्ट कर दो। अब नहीं करने देते। ठीक है, ये चेंज क्यों? इससे ये हुआ कि बहुत सारे केसेस गलत होने शुरू हो गए। इसी तरह मारपीट का, अब मारपीट देखिए, थप्पड़ लगना, आपको तो गुस्सा आ गया, आपने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकती उसमें। जब तक आपको कुछ चोट ना लगे, वो भी गहरी चोट, सीरियस इंजरी, आपको ऐसा कट हो गया तो आप जाएंगे, सिंपल इंजरी है जाइए डॉक्टर के पास, वो कहेगा कितनी सिंपल। अगर ये ग्रीवियस है तो फिर पुलिस आए, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये तो सिंपल इंजरी है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर, उसको कानून में है ही, हक ही नहीं है। मतलब उसको कमजोर कानून है, पुलिस नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे इसलिए ये नहीं है कि यार ये रोज़ होती रहेंगी चीज़ें, तो कितने केस आएंगे, कहाँ करेंगे। तो इसलिए ग्रीवियस इंजरी, डॉक्टर कहेगा कि ये ग्रीवियस इंजरी है। सर, अंग्रेजों ने कानून जो बनाया है, आईपीसी सीआरपीसी, अब तो वो अपना बन गया, वही चला आ रहा। बहुत अभी बदला है, लेकिन वो बहुत टाइम बाद बदला कोई है। बदला नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि अंग्रेजों के बनाया हुआ कानून, खासतौर से पुलिस का से संबंधित, अगर मर्डर होता है, गोली मारी जाती है, लाठी से मार दो, चाकू से जला के मार दो, किडनैप करके मार दो, तो वो मर्डर है। लेकिन सड़क पे अगर कोई कुचल दिया जाता है कार से, तो उसको थाने से बेल मिल जाती है। मरे तो दोनों, ये मौत में फर्क क्यों? देखिए, ये आपने जो स्पेसिफिक प्रश्न किया ना मुझे, इसके पीछे क्या होता है, मर्डर, कोई भी मर्डर होगा, कोई भी मर्डर होगा, जो मर्डर जिसे हम कहते हैं, उसके पीछे एक भावना है, एक इंटेंशन है। इंटेंशनली आप किसी का मर्डर करेंगे, चार लोग मिल के एक सलाह करेंगे इसका करना है मर्डर, उसकी सज़ा मर्डर, उसको मर्डर में गिनेंगे। लेकिन ये सड़क में दुर्घटना हो गई है, उसने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, जब घर से चला है उसने ये नहीं सोचा आज मैंने 4 लोग कुचल देने हैं, एक्सीडेंट हुआ उसका, इसलिए उसको 304A पुराना जो था वो बेलेबल है, उसको बेल मिल जाती है, केस चलता है, 2 साल की सज़ा हो सकती है अगर मर गया। लेकिन अब उसमें भी वो हुआ है कि अगर माइनर देखा कि माइनर जो है वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, और माइनर अगर चलाएगा तो उसको फिर 304 यानी कि कल्पेबल होमिसाइड का केस चलेगा, और उसके पेरेंट्स के ऊपर भी चलेगा जिसके नाम पे गाड़ी है। देखो ये चेंजेस हुए हैं ना। पहले तो ये था कि जो, तो इस क्वेश्चन, इसकी जो मर गया मोटरसाइकिल के नीचे, कार के नीचे, ट्रक, उसका कोई भावना नहीं थी, मारने की इंटेंशन नहीं थी। आपने से जम्मू कश्मीर को बहुत जिया, फौज की नौकरी में सबसे ज़्यादा जिया, उसके बाद दूसरा मौका मिला आपको, प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री भी थे, तब आप इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे उनके। जम्मू कश्मीर में रहते हुए वहाँ के नेताओं को आपने क्या देखा, क्या सोचा, क्या जानते हैं आप? उदाहरण के लिए फारूक अब्दुल्ला साहब को ले लीजिएगा, आपके बड़े अच्छे रिलेशन रहे अगर मैं गलत नहीं हूँ। क्या सोचते हैं सर, कश्मीर क्यों मतलब हमेशा टारगेट रहता है, क्या वजह है, नेता या कोई और वजह? शुरू से जब से भी 1948 से जब से इसका विलय हुआ, वो विलय जो बाकी, हालांकि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसकी भाषा में कोई बदली नहीं है, जैसे बाकी स्टेट्स का हुआ बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वो जो आर्टिकल बिल्कुल वैसे ही है, कोई एक शब्द का, एक कामा का बदली नहीं।
लेकिन उसके बाद में जो उनको छूट दी गई, लाइक 35A, लाइक इसका कौन सा और सेक्शन था, 370। 370, इसमें हमने उनको एक, वहाँ के नेताओं को बड़ा गलत संदेश दिया कि आप भारत में हैं लेकिन भारत से अलग है, और ये चलता रहा, जिसकी वजह से सारे एम्बोल्डन रहे। वो कह के देखिए 335, एक लड़की अगर जम्मू कश्मीर वाले किसी और सिटीजन से शादी कर लेते तो सारे हकूक उसके ख़त्म हो जाते, है ना। वहाँ करती है तो सारे हकूक हैं, लेकिन इसी सो आपको किसी कारण किसी भी तरीके से उनका विलय, मानसिक विलय होने ही नहीं दिया आपने, तो इसको आपको अलग रखा। और इसका फ़ायदा ज़्यादा उठाया वैली वाले लोगों ने, क्योंकि जो जम्मू के लोग, आपको देखिए जम्मू कश्मीर का ऐसे है कि जम्मू कश्मीर है ये स्टेट, जब इसका ये दो अलग इकाइयाँ हैं। जम्मू और कश्मीर। कश्मीर शुरू होता है ऑलमोस्ट बनिहाल से लेके उरी तक, आप ले जाइए इसको, और जम्मू शुरू होता है रामबन से लेके पुंछ तक। तो एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो जम्मू का एरिया वैली से ज़्यादा है उस वक्त। और जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो जम्मू का पार्ट है, वो वैली का पार्ट नहीं है। जितना भी और जितने वहाँ के लोग हैं, शायद वैली का पार्ट थोड़ा सा आता है, सारा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो बटालेक और ये एरिया है वो कश्मीर का है। लेकिन जो पीओके है वो, उसके लोग केवल 5% ऐसे होंगे जो कश्मीरी बोलते हैं, बाकी सब पंजाबी डोगरा बोलते हैं। भारतीय फौज के सर मेजर होने के नाते क्या आने वाले वक्त में कभी कश्मीर की समस्या सुलझती दिखाई दे रही है? बलूचिस्तान, सिंध, पीओके, ये कहाँ होगा? और पंजाब जो बचेगा उस पाकिस्तान का क्या लग रहा है? देखो, मैं इतने दूर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जो अब हम लोग जिस प्रकार से कश्मीर को हैंडल कर रहे हैं, देखिए जब वो उस तरह की चीज़ें थी ना पहले, ये 370 एब्रोगेट करने से पहले, तो जितना भी फायदा था वो केवल चंद लोग या उनसे और चंद लोग जुड़े हुए उठा रहे। आज आम जनता को फायदा है जो आज हुआ है, लेकिन आम जनता को इसमें समझने की अभी भी, अब देखिए जो सिचुएशन अगर है ख़राब है तो वैली में है, जम्मू में उस तरह का नहीं है। बिकॉज जम्मू के लोग कश्मीरी नहीं हैं, वो डोगरास हैं। जम्मू, उधमपुर, पुंछ, राजौरी, है ना, सांबा, माधोपुर, ये सब डोगरास हैं। ये कश्मीरी ने, इनमें खुद बटोट, वो भी जम्मू में आता है, लेकिन खुद बटोट के लोग कश्मीरी ज़रूर बोलते हैं, ये कोई नहीं बोलते। तो इनकी कोई एथनिसिटी उस तरह की नहीं है। इसलिए अब जो हैंडल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग तो बहुत खुश हैं, यानी कि आधी पॉपुलेशन तो बिल्कुल ही खुश है आपसे। बाकी रहेगी वैली की। वहाँ जो ये जो रिलीजन है ना, जो इंडोक्ट्रिनेशन हर जगह है इस माइनॉरिटी का, वो वहाँ पर भी है। और वो जब तक वो ठीक नहीं होगा, अब आपने प्रश्न किया कि उसका क्या होगा, पीओके का, ये देखिए पाकिस्तान अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होती है तो जो बाकी लोग हैं वो बिल से निकलने शुरू हो जाए, वही वहाँ पे हो रहा है। उनका विलय इंडिया से होगा या नहीं होगा ये बहुत बहुत दूर की है, लेकिन वो अलग ज़रूर हो जाएंगे अगले 5-10 साल में। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पख्तूनिस्तान अलग हो जाएगा, बिकॉज ये जो केंद्र की सरकार, ये पंजाबियों की सरकार है। पाकिस्तान की जो सरकार है पंजाबियों की है,
और हर चीज़ पंजाबी का है वहाँ पे, फौज भी पंजाबी की है, सब पंजाबी का है। बाकी लोगों का उस तरह का योगदान ना तो सर्विसेज में है ना सरकार के साथ है। मतलब पंजाबी जो सेक्टर है पाकिस्तान वाला पक्का। पंजाब, वो अलग होगा और वो बाकी एक टुकड़े वो एक अलग होगा। बाकी बलोचिस्तान डेफिनेटली अलग होगा। वहाँ पे मूवमेंट बहुत तेज़ हो गई है इस वक्त। इसी तरह जैसे वो होगा सिंध भी चला जाएगा, सिंध भी चला जाएगा। पंजाब एक अलग होगा, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा। सबसे पहले अगर कोई अलग होगा तो बलोचिस्तान होगा। बलूचिस्तान अलग होने का सबसे बड़ा फायदा कुछ क्या भारत को भी हो सकता है? भाई आप एक फ्रेंडली, आपको एक और कंट्री मिल गई, एक कंट्री और फ्रेंडली मिल गई, और आपके साथ ट्रेड होगा, और जो जितना भी वहाँ पे खनिज पदार्थ है पाकिस्तान का वहीं पे है, तो आपको फ़ायदा तो हो ही गया। दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग ब्रांच को आपने रखने के लिए वो जोर लगाया है जो शायद आज की जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि लाइसेंसिंग ब्रांच दिल्ली पुलिस की है, इसके पास रहे। अब वो 27-28 साल बाद बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में आई है और सबसे पहला काम हुआ है कि वो लाइसेंसिंग ब्रांच जो है उसमें आर्म लाइसेंस का काम रह गया, बाकी सब दिल्ली सरकार के पास चली गई है। इंटरेस्टिंग ये है कि 2-3 महीने से वो ब्रांच कागज पे चली गई है, बट दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, और दिल्ली पुलिस की जो लाइसेंसिंग ब्रांच है वो खाली बैठी है। देखिए ऐसा है, और ये तब की बात है जब उपहार सिनेमा कांड हुआ और उसमें कहा गया था कि लाइसेंसिंग ब्रांच दिल्ली पुलिस की करप्ट है, इसको जो है दिल्ली सरकार को, तो आपने नहीं जाने दी। क्या मैं गलत तो नहीं इस जानकारी के साथ? उपहार का मेरे समय में हुआ था और हमने नहीं जाने दी, बिकॉज देखिए ये बना है, मॉडल बना है, ये मुंबई पुलिस की ऊपर बना, पुलिस दिल्ली पुलिस का जो एक्ट बना है वो मुंबई पुलिस का जो कमिश्नर एक्ट है उसमें बना है, उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंजेस हुए, और वहाँ आज भी ये सारी लाइसेंसिंग उनके पास है। अब ये मैंने भी पढ़ा था तो बड़ा दुख हुआ था कि लाइसेंसिंग ये क्यों लेना चाहते हैं। ये इसलिए लेना चाहते हैं परहैप्स कि लिया है कि ये जो सांसद हैं वो अपनी होटलों पर, सिनेमा पर, उस पर अपनी धाक जमा सके और पैसा वसूल कर सके, जो कि इनको कोई पूछता नहीं था पहले। बिकॉज जब लाइसेंसिंग आपके पास नहीं है प्रशासन के पास, तो उतनी इज्जत देते थे वो जितनी बाकियों को देते थे। अब जब आपके पास है तो ये जो कदम है बिल्कुल सही नहीं है, और बड़े दुख की बात है कि उस वक़्त के पुलिस कमिश्नर साहब ने इसको क्यों होने दिया, क्यों नहीं शोर मचाया, क्यों नहीं शोर मचाया। संजय अरोड़ा उस वक़्त के पुलिस कमिश्नर जो भी थे। इसका मतलब सर दिल्ली के सांसद विधायक चाहते हैं कि लाइसेंसिंग ब्रांच में जो ये होटलों का लाइसेंस वगैरह हाँ, होते हैं सब, उनको पावर मिलती है ना। हाँ, तो उनको पावर मिलती है, कमाई का जरिया। इसका मतलब बिल्कुल कमाई का जरिया सर, कमाई का जरिया। दिल्ली पुलिस की सर लाइसेंसिंग ब्रांच खुद भी फिर इसका मतलब कमा रही थी, उसमें कमाई नजर आती है। देखिए ऐसा है कि एक 4 आदमी और एक 400 आदमी, वो एक लाइसेंसिंग ब्रांच प्रॉपर्ली सुपरवाइज हो रही थी, एक यूनिफॉर्म इसमें थी, प्रॉपर्ली सुपरवाइज हो रही थी, उसमें करप्शन के चांसेस तो हैं, लेकिन वो मिनिमल होते थे। अब हर एक को खुली छूट मिली हुई है। सुपरविजन क्या है उनके ऊपर बताइए मुझे आप, तो ज़्यादा हो। जब आपके सुपरविजन है ही नहीं तो आपको डर किस बात का? पहले तो डर था ना, ये फर्क है। और वैसे भी लाइसेंसिंग पुलिस को इसलिए होनी चाहिए साहब कि होटलों में कोई स्पाई घुसा हुआ है, कोई टेररिस्ट घुसा हुआ है, कोई, तो पहले हमें वो सारी खबरें आती थी, जो मालिक थे वो हमें बताते थे, हमें चिट्ठा भेजते थे कि आज इतने गेस्ट आए हैं, ये है उनके नाम, ये है। अब वो चला गया। मतलब दिल्ली की सुरक्षा दाव पे लग गई है सर? लग गई है, बिल्कुल लग गई। क्यों नहीं लग गई? सब पहाड़गंज में कितने होटल्स हैं? 400 कुछ हैं, 440 के करीब उस वक्त। अब पता नहीं कितने हो गए होंगे। तो इस तरह का तबका सारा चारों तरफ। जामा मस्जिद में कितने हैं? अब हमारे पास उनकी लाइसेंसिंग के तो है नहीं कुछ। दिल्ली पुलिस के अब दिल्ली तो आर्म्स लाइसेंसिंग है ना भाई,
तो ये तो सब दाव पे लग गया। अब जो पहले वो इतने डरे होते थे कि नहीं साहब इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, अब वो सबको ले लेना। और उसका कोई तरीका निकालेगी दिल्ली पुलिस, ऐसी बात नहीं है कि इतनी इस तरह की चीज़ नहीं होने देंगे, लेकिन जो ऑटोमेटिकली होना चाहिए था वो नहीं होगा। सन 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, जनता पार्टी सरकार, कुछ यादें? क्योंकि आप तो तब आ चुके मैं थे। साहब, मेरा ये सौभाग्य था कि मुझे एक बार मौका मिला उनको मिलने के लिए उनके दफ्तर में। इंसिडेंट ऐसे था कि मैं उस वक्त आईजी पांडिचेरी था, तो पांडिचेरी के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा कांड कर दिया मेरे वार्न करने के बाद भी कि मुझे उनके खिलाफ केस रजिस्टर करना पड़ा। FIR लॉन्च करी। FIR लॉन्च की रेगुलर। चीफ मिनिस्टर कौन थे, कुछ याद? मिस्टर रामास्वामी, ओके, वो थे चीफ मिनिस्टर, वो थे DMK के थे। तो मुझे उनके खिलाफ केस रजिस्टर करना पड़ा, इन्वेस्टिगेट किया, सब कुछ हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसको मिस्टर कुलकर्णी, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के थे, लेबर कमिश्नर होते थे, कुछ होते लेबर लीडर होते थे, उनको बनाया, कुछ भी उनसे कुछ नहीं लेना। वो मुझे कहें कि नहीं भाई, वो शोर मचा वहाँ पे, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया, बड़ा मुश्किल होता है ना, लोग छोटी जगह है, सबको पता लग गया। तो मुझे वो कहें भाई ये इसको बंद करो केस को। मैंने कहा ये फाइल पड़ी है, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आप लिख दीजिए केस नहीं आगे चलेगा, मैं बंद कर देता हूँ। मतलब गवर्नर पुदुचेरी कुलकर्णी साहब चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो आपने केस रजिस्टर किया उसको था बंद कर दो, वो चाहते थे। मैंने कहा साहब मैंने तो केस, या तो कोर्ट बंद करेगी, FIR जब हो जाती है तो कोर्ट को, तो अभी तो कोर्ट को जब भेजने का सवाल ही नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेट हो रहा है, चार्जशीट होगी तो फिर कोर्ट के पास जाएगी ना, अभी कैसे जाएगी। पर आप अगर करना चाहते हैं तो कर दीजिए इसको, हिम्मत किसी की नहीं होती, FIR को बंद करना इतना आसान नहीं होता है। उन्होंने कहा नहीं आप बंद करो। आप चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर पार्था साहब थी, वो मुझे कह दिया अब क्या करें, आप रोज़ कहता रहे, रोज़ कहते हैं, हाँ जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर रोज़ कहते रहते हैं। फिर मैं कहता देखो भैया मैं तो नहीं बन, आप दो मेरे से ऊपर हैं, आप चीफ सेक्रेटरी हैं तो, और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके नीचे हूँ मैं, तो आप कर दो, मैं आपके पास फाइल भेज देता हूँ, आप लिख के उसको भेज दो, बंद कर दे, मैं रख देता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला, मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं उससे, रामास्वामी से मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं कैसे बंद करूँ आप इसको। तो उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर से बात की, मोरारजी देसाई से, कि साहब ऐसा ऐसा हो गया, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस हो गया, आज 7-8 दिन हो गए हैं, बड़ा बवाल हो रहा है यार। तो मोरारजी साहब ने कहा कि IG को मेरे पास भेज दो, यहाँ भेज दो, फाइल लेके आ जाए। तो साहब मुझे आदेश हुआ कि मोरारजी, तो मुझे गवर्नर साहब ने कहा कि आप दिल्ली जाइए और प्रधानमंत्री आपसे मिलेंगे। और मैंने फिर फ़ोन किया, जॉइंट सेक्रेटरी होते थे उन दिनों में, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी दिल्ली बने, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं ऐसे आ रहा, कहते हैं सब मुझे सब आप 15 मिनट दो, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो तब तक होम सेक्रेटरी को भी मैसेज आ चुका था कि पांडिचेरी पुलिस कमिश्नर को मोरारजी देसाई ने बुलाया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब ऐसा है, होम सेक्रेटरी साहब श्रीनिवास वर्धन थे, बहुत पहले, देखो 78 की बात है, फिर भी याद है। तो श्रीनिवास वर्धन थे, तो मुझे आया मैसेज कि साहब आप आइए, आप पहले लोबो साहब जो CBI चीफ हैं वहीं, उनसे मिलिए, उनको फाइल दिखाइए, फिर वो आपको लेके आएंगे होम सेक्रेटरी के पास, श्रीनिवास वर्धन के पास, और फिर आप तीनों प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे। ये मुझे मैसेज वहाँ मिला। मैं बगैर चीफ मिनिस्टर को बताया, मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, बगैर चीफ मिनिस्टर को बताया, पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया, शाम को रात को आया, सुबह मुझे 10 बजे बुलाया था, मैं 10 बजे पहुँच गया, पांडिचेरी हाउस में ठहरा हुआ था, वहाँ पे गेस्ट हाउस है तो वहाँ ठहरा हुआ था मैं। तो पहुँच गया साहब, तो लोगों साहब ने देखा फाइल, तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल पूरी करके गया था, ये हुआ कांड हुआ, तो मुझे चलो होम सेक्रेटरी पर वही है, साथ साथ कमरे CBI चीफ का, तो चलो चलते हैं, चलो। तो लोगो साहब मराठी, मुंबई पुलिस से थे, और अंदर गए कमरे के, जैसे गए 10 मिनट में हम उनको अंदर ले गए, PM सब बैठे हुए हैं, और हम तीनों जो हैं गए, हमें बिठा दिया,
तो लोबो साहब से पूछते हैं, लोबो साहब मराठी में केस बन तो कहाँ है? अच्छा, मुझे मराठी आती है क्योंकि मैं वहाँ एयरफोर्स में रहा था और मैं फिर वहाँ पे काम किया था, वो पुणे वगैरह में, तो मुझे मराठी आती है, मतलब समझ लेता हूँ, पूरी समझ। तो हाउ साहब, हाउ हाउ बागितला मतलब मैंने देख लिया है, केस बनता है। से जस्ट पॉइंटेड श्रीनिवास वर्धन के, he took about 10 seconds. IG साहब, go back. Law should take its course. कानून जैसे है वो कानून को प्रयोग करिए उसको। मोरारजी देसाई ने आपको कहा दी लॉ शुड, उसका नंबर थे, IG साहब गो बैक, लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। ओके, तो इसका मतलब यही है कि कानून को आप लागू करिए। ये मोरारजी साहब, अब मेरी इज्जत कितनी बढ़ गई उनकी। मतलब तिलकराज कक्कड़ ने पुलिस कमिश्नर IG पुलिस कमिश्नर नहीं, IG पुदुचेरी रहते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री पे केस रजिस्टर्ड किया। अब वो मामला केस FIR आप कैंसिल नहीं कर रहे थे तो दिल्ली प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तक पहुंचा वो। और मोरारजी देसाई जब आपसे मिले, CBI डायरेक्टर एंड दूसरे होम सेक्रेटरी श्रीनिवास वर्धन, तीनों आपसे मिले, तो वो उन्होंने कहा कि आप जो कानून कहता, मोरारजी देसाई ने ये कहा। वो तो मेरे साथ गए अल्टीमेटली, वहाँ पे थोड़ा 15 मिनट लगे सब कुछ करने में, और ही से IG साहब गो बैक, लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। भाई कानून का पालन करिए, जो कुछ है सब। हम चले गए वापस। अगले दिन हमने एक जो उस इलाके का सर्कल इंस्पेक्टर था, मैं क्यों जाऊंगा उसको, मैंने कहा जो उनको हो गया है, अब केस पूरा है, अब चीफ मिनिस्टर को टेल हिम, गो टू हिज ऑफिस, व्हेन ही कम्स वॉक इन टू हिज ऑफिस, सल्यूट हिम एंड टेल हिम दैट ही इज अंडर अरेस्ट। आपने अपने इंस्पेक्टर को, मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो IG को बोला कि भाई प्रधानमंत्री मोरारजी नहीं, देसाई, प्रधानमंत्री का मैंने उस पर जिक्र नहीं किया कि आप जाइए और CM को अरेस्ट कर लीजिए, और अगर वो बेल लेना चाहता है तो उसको 500 रुपये का मुचलका वहीं बना के दे दो। बेलेबल ऑफेंस था नहीं, वहाँ बेलेबल समझ लो 338 आपने बेलेबल तो नहीं, FIR CM पे दर्ज करने में नहीं हिचकिचाए और उनको अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट किया, उससे उसको बेल दे दी वहीं पे, और सब यहाँ पे हो गया था, सब कुछ हो गया, अरेस्ट हो गया, वो सरकार गिर गई, पुदुचेरी की सरकार गिर गई अगले दिन आपके उस FIR के चलते। हाँ, अगले दिन सरकार गिरी। उसके बाद वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना, आज तक नहीं बना, मर गया, अब तो 4 साल पहले मर गया। क्या नाम था? मिस्टर रामास्वामी। किस पार्टी के थे? DM के। झगड़ा क्या हुआ था सर जिसमें FIR लॉन्च करनी पड़ी? वो इसके 17 और 15 थे MLAs, 30 मेंबर है वहाँ पे, MLA थे, इस तरह कुछ। एक उसके एक मेंबर कम था, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, इसने एक आदमी को अरेस्ट कर लिया, मतलब कन्फाइन कर लिया एक कमरे में। उसकी वाइफ मेरे पास आई, मैंने इसके पर्सनली गया, मैंने कहा सर ऐसा मत करिए, नाउ दैट द कंप्लेंट हैज़ कम इन राइटिंग, वी लेट यू डू समथिंग, आप इसको रिलीज कर दिए। आप लोग नो जैसे होता है वो पूछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात, हम भी फौजी आदमी थे, हम तो सीधे साधे चलने वाले आदमी थे। तो मैंने एक अपने मैंने कहा देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करे कि वो है असेंबली में परसों है ये, जैसे इसको मूव करने लगे मुझे खबर दो, जैसे गेस्ट हाउस से मूव करने लगे सुबह उसको 4 बजे मुझे फोन आया। जो बंधक बनाया हुआ था विधायक, बंधक बनाया हुआ था, मैंने कहा छोड़ दो इसका, कुछ नहीं, आप और कोई तरीका इस्तेमाल कर लो। भाई रिटर्न कंप्लेंट हैज कम, पीपल आर कैसे छुड़ाया सर मेरे दफ्तर में छो ना, उसको लेने लगे इंस्पेक्टर। मैंने कहा उसको तो आप तुम ले लो, और इस कंप्लेंट के ऊपर उसको तो इंस्पेक्टर को कहा उसको पकड़ लो, मतलब छुड़ा लो भाई, किडनैप आदमी अगर है या कन्फाइंड है, हम तो छुड़ाना ही है, अब बाहर आ गया छुड़ा लो, और इस कंप्लेंट के ऊपर आप FIR दर्ज करो चीफ मिनिस्टर पे कर। सर उसमें आपने एक ACP को पुदुचेरी की नौकरी में, क्या है आपको आज तक याद रहता है कि वो मैंने ऐसा नरक का काम किया जो मैं अपने जीते जी नहीं भूलूंगा। एक ACP को मैंने अरेस्ट तो नहीं होने दिया IPS को, लेकिन उसको वो सजा बंद कमरे में दी
जो नरक से कम नहीं थी, क्या है वो? साहब ऐसा हुआ, वहाँ पे एक बहुत भयानक रॉयट्स हो गए थे मोरारजी देसाई के टाइम पे ही, जब ये निर्णय हुआ कि पांडिचेरी स्टेट को तमिलनाडु के साथ मर्ज कर दो, कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतनी स्टेट यूनियन है, मर्ज कर दो उसको। तो बहुत बवाल हो गया वहाँ पे। बवाल जब हुआ तो कई रॉयटिंग हुई, कई बिल्डिंगें जली। तो ये मेरे पास एक ASP था, वहाँ सुब्रीन पुलिस होता, ASP था, नया नया आया था IPS अफसर। तो उसने फजूल में किसी एक आदमी को गोली मार दी, वो मर गया। भाग रहा था, जैसे ये पुलिस गई वो भागना शुरू कर दिया, उसने रिवॉल्वर निकाला, नया नया लड़का था, उसने मार दिया। अब मुख्यमंत्री और सारी दुनिया वहाँ की, एक इसके खिलाफ केस रजिस्टर करो। अब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर ये है लोग, उनका सबका। मेरा ये था कि यार मेरे होते हुए IPS अफसर के खिलाफ केस रजिस्टर, मर्डर का हो जाएगा चार्ज, ये तो मैं नहीं होने देता। सब मैंने बड़ा कोशिश करके मुख्यमंत्री को मनवाया। उस वक्त दूसरा आ गया था, कोई था, तो मैंने उससे मनवा के सब कुछ कर के ना, तो शांति कर दी। शांत करके मैंने कहा मैं इसको मिनिस्ट्री को लिख के इसको ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। तो मैंने बात की, यहाँ पे चिट्ठी भी नहीं लिखी, बात की राधा कृष्ण के साथ, उस जॉइंट सेक्रेटरी। तो मैंने कहा यार थोड़ा तेज हो गए। हाँ, तो उसको मैंने बातचीत करके उसको ट्रांसफ़र करवा दिया। पर वो मुझे आज तक जब मैं सोचता हूँ कि यार मैंने ये अच्छा कर्म किया, ये कुकर्म किया, कि एक मुझे पता है कि इसने मारा है इस आदमी को, और फिर भी मैंने इसको बचा लिया। दुर्भाग्यवश वो दिल्ली में आया, DIG बना, दुर्भाग्यवश उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो DIG था जिसको आपने बचाया। हाँ, वो फिर दिल्ली में उसकी डेथ हो गई। सर, जामा मस्जिद के शाही इमाम का और आपका 36 का आंकड़ा आ रहा, और आपने कसम खा रखी थी कि सब हाजिरी लगाते हैं DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस के, आप नहीं जाते थे। आपको वहां हर नेता क्यों भेजने पे अड़ा हुआ था? ऐसा था कि ये 1978 की बात है, 78 की बात है। तो मैं जब वहाँ पे DCP, मैं आया पांडिचेरी, मुझे DCP सेंट्रल लगाया। उस वक्त मिस्टर चतुर्वेदी CP थे, तो उन्होंने मुझे लगा चतुर्वेदी, एक मिस्टर बहुगुणा थे, मंत्री हुआ करते थे, बहुगुणा साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मैसेज भेजा, मुझे बुलाया एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कि आपको 2 महीने हो गए, आप अभी अब्दुल्ला बुखारी साहब से मिले। मैं कहा यहाँ एक फंक्शन, मैरिज फंक्शन था, मैं भी था और वो भी थे, तो सलाम हुआ था उनसे। आप उनके वहाँ कॉलन करने नहीं गए? मैं नहीं गया। मैं कहा जाना है सर वहाँ, अच्छा रिश्ते हो, वही वहाँ के मालिक हैं, ये है वो, उनको सपोर्ट थी, उनकी कांग्रेस लोग के थे। तो मैंने कहा जी मैं तो, फिर वो मैं आके मैं नहीं गया। फिर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उस वक्त कोहली साहब थे, उनको कहा, उन्होंने मुझे बुलाया, यार हुआ क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कहा साहब देखिए मैं आदी नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा उनके वहाँ जाके, मैं जाऊँ वहाँ पे और फिर मैं फिर वो वहाँ इतने बड़े महंत हैं, उनके वहाँ भी जाऊँ, इधर भी जाऊँ, तो मैं तो यही काम करता रहूँगा। मैं नहीं गया सर। चतुर्वेदी साहब को पता लगा, उनको पता लग गया था। अब गवर्नर साहब ने कहा कि इसको यहाँ से बदली कर दो, हटा दो, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से हटा दो। मैं वहाँ नहीं गया। इमाम अब्दुल्ला, शाही इमाम मैंने बहुगुणा साहब की बात नहीं मानी, किसी की नहीं मानी। तजेंद्र खन्ना का, सॉरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर कोहली साहब को ही मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर इन्होंने चतुर्वेदी साहब ने बुलाया, चतुर्वेदी साहब ने बताया। तो चतुर्वेदी साहब ने क्या, कैसा है, ठीक ठीक। अब कोहली साहब कहें चतुर्वेदी साहब को कि इसको ट्रांसफ़र कर दो। चतुर्वेदी साहब ने कहा देखिए साहब आप डायरेक्ट कर दो, मेरे यहाँ से प्रपोजल नहीं भेजूंगा, क्योंकि इसने कुछ किया तो है नहीं, क्राइम तो कोई किया नहीं है, क्या किया इसने, तो मैं यहाँ से प्रपोजल नहीं भेजूंगा कि कक्कर ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल टू दिस प्लेस है, आप जहाँ करना है कर दो और मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूँगा। सब किसी की हिम्मत नहीं।
जिन जयंत चतुर्वेदी पुलिस कमिश्नर ने गवर्नर दिल्ली को ये कह दिया कि मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से मैं नहीं प्रपोजल भेजूंगा, तिलक राज इसकी कक्कड़ के ट्रांसफर का की। प्रपोजल नहीं भेजूंगा, आपने डायरेक्ट करना है तो कर दो। लेकिन वही कमिश्नर ने आपको एक बार कह दिया, जयंत चतुर्वेदी साहब ने, कि गेट आउट। हाँ वो एक अलग बात थी। वो क्या क्या किस्सा हुआ है? वो क्या हुआ कि तो मैं नहीं गया साहब और फिर मैं उसके बाद 70 मैं तो 81 3 साल रहा वहाँ पे। हाँ, तो सब एक ही जयंत चतुर्वेदी कमिश्नर थे। हाँ, एक तो एक जगह नहीं आपको नहीं, बचा रहे हो। जयंत चतुर्वेदी तो 80 तक रहे, उसके बाद भिंडर आ गया, मैं फिर भी रहा हाँ, कमिश्नर, लेकिन मैं फिर भी डिप्टी, मैं 3 साल रहा वहाँ पे। नहीं सर, जब जयंत चतुर्वेदी साहब के हाँ, कार्यकाल की बात आएगी तो एक बार तो जयंत चतुर्वेदी आपको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। इसी बीच में एक चीज और हुई। इसी बीच में यही जब चल रहा था कांड, तो मुझे पता लगा कि बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही है चतुर्वेदी साहब को। वो कह रहे हैं वो ये क्या, वो नहीं। मैं चला गया वहाँ पे, सलूट मारा। चतुर्वेदी साहब बैठे थे, यहाँ होती थी ये अपना कश्मीरी गेट, कश्मीरी ITO वाला, पुलिस कश्मीरी गेट नहीं, अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर, तो वो बैठे हुए थे। तो मैं चला गया अंदर, तो मैंने हाँ बोलो, बड़े बोलो, वो ऐसे कर, हाँ बोलो बोलो काकड़ क्या हो गया। मैंने कहा सर ऐसा है कि मुझे पता लगा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, आपके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। सर मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो फौजी आदमी हूँ, ट्रांसफर कर दो, मुझे ट्रांसफर कर दो आप। क्या उनका जवाब था? गेट अप गेट अप गेट आउट। कमिश्नर ने तिलक राज कक्कड़ को गेट आउट कर दिया। हाँ गेट आउट कर दिया इस बात पे। तो मैं जाके निखिल का, उस वक्त AIG होते थे, तो मैं उनके पास जाके बैठ गया। तो कहता क्या यार तेरा मुंह उतरा हुआ है, क्योंकि मैं निखिल साहब मेरे से 1 साल सीनियर है। तो मैं कहता क्या हो गया, मैं कहा यार पता नहीं क्या हुआ। CP साहब कहते हैं गेट आउट, तो मैं आ गया यहाँ पे। बाद में आप उसी दिल्ली हाँ, पुलिस तो कमिश्नर बने। नहीं, अभी देखिए 5 मिनट बाद बहादुर एक होता था उनका ऑर्डी, CP साहब का, वो आया, साहब कमिश्नर साहब ने राम राम कहा है। राम राम का मतलब ये होता है कि आपको बुला लिया उन्होंने, बुलाया, सिट डाउन, हैव ए कप ऑफ टी। आपको चाय के लिए ऑफर किया? मतलब मुझे वो नाराज नहीं थे मेरे से, नहीं, वो इसके उनका ये था कि मेरा प्रेशर है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है, मैं हैंडल कर लूंगा ना इसको। तो मेरे पास अपनी पोस्टिंग के लिए क्यों आए कि ट्रांसफर कर दो मेरा? हाँ, मैं कह भाई आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, मुझे ट्रांसफर कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कहीं भेज दो आप। तो इसलिए उसे, तो उनका मतलब ये था कि अरे यू थिंक आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई विल डू इट। तो उसने मुझे चाय पिलाई और फिर वापस भेज दिया। अगस्त 1980 में जामा मस्जिद में जाना चाह रहे थे, बहुत बवाल हुआ था, फसाद हुआ था, राजनारायण साहब। अरे वाह साहब, और आपने राजनारायण साहब को कर्फ्यू पास होने के बाद घुसने नहीं दिया। राजनारायण साहब जैसे कद्दावर नेता को आपने कर्फ्यू पास उनके हाथ में था, जाने नहीं दिया। बाद में उन्होंने आपको चिट्ठी लिखी, क्या बात सब है? ऐसा हुआ कि हमने कर्फ्यू लगा रखा था और हमारा ये था कि हम शाम को कर्फ्यू को, बहुत भयानक राइट हो गया था जिसमें 7 एक लोग मर गए थे गोली से, तो भयानक राइट हुआ था उन दिनों में। जामा में राइट्स बहुत होते थे, अब तो ठंडा हो गया सब कुछ। तो ये कोई अपनी पॉलिटिकल माइलेज किसी 10-15 लोगों को लेके आ गए मेरे दफ्तर में, कहने लगे मैंने जाना है। मैंने कहा नेताजी बैठ जाइए, आप अभी यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू पास। मैं कहा जी आपको कर्फ्यू, मैंने कहा मुझे दे दीजिए कर्फ्यू पास। कर्फ्यू पास हमारे एक जर्नैल सिंह होते थे, ACP, उसने दे दिया था, कहीं बेचारे डर डर के। मैंने कहा मुझे दे दीजिए। मैं कहता ठीक, कोई आ गए थे, वो 11-12 बजे आए थे। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, आप बैठिए, मैं देखता हूँ क्या क्या सिचुएशन है, कहता है। तो वो नहीं, मैं तो, एंड ही वेरी, बड़े कथार नेता थे उस वक्त उन मोरारजी साहब की गवर्नमेंट में। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनको साहब 12 बजे से लेके 5 बजे तक अपने दफ्तर में बिठाया, खूब खिलाया उनको, काजू भी खिलाया, बर्फी भी खिलाई, दूध भी पिलाया, राजनारायण साहब को और बाकी सब। और ये उस वक्त TV तो होती नहीं थी, जितने भी ये आज वो हैं पंकज वोरा हैं या ये दूसरे जितने भी विनोद शर्मा हैं, ये सब वो कब्ज होते थे, अब कब्ज कहते हैं उनको। तो वो सारे मेरे दफ्तर में बैठे 15-20 लोग, सबको खिला रहा हूँ मैंने उस जामा से चांदनी चौक वाले का ला यार दरियागंज से जितना ला सकते खिलाओ इनको।
तो मैंने उसको नहीं, मैंने कहा साहब आप ऐसा है, अब कर्फ्यू खुलेगा 6:30 बजे, अब आप जाइए, हम आपको स्क्वाड देंगे, सब कुछ करेंगे। नो, कैसे करेंगे, आप लाइए, आपके पास क्या है, आप मुझे एक कागज़ दीजिए। मैंने कहा जी बिल्कुल कागज़ दीजिए आप। तो उन दिनों में हमारे पास वो पेन पेंसिल होते थे, वो एक ऐसा होता, एक लाल होता था, एक नीला होता था, नीला वाला ख़त्म हो गया था, लाल था, तो मैंने वो दिया, तो उसने लाल से ही मुझे लिख दिया, होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी उसने कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, पढ़ी उसको, इतना अभद्र पुलिस अफसर नहीं देखा, पुलिस कप्तान नहीं देखा है, कप्तान कहते थे वो लोग, कप्तान नहीं देखा, ये हुआ, मैं आया, ये हो, मेरे पास ये भी था, इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, ये नहीं किया, और मुझे ही चिट्ठी दे गए, गृह मंत्री को दे देना, चरण सिंह होते थे, चतुर्वेदी थे, चले गए। सारा काफिला जो 15, 20, 50 लोग का निकल गया, पता नहीं कितना खर्च हो गया हमारा उस वक्त, सीक्रेट फंड से देते तो दे दिया, पैसा नहीं देना। तो मैं शाम को गया, मैं चतुर्वेदी साहब को, पटेल साहब को बता था कि हो रहा है, तो मैंने उनको दे दिया, वो दे के वो कहने लगे अच्छा तो ले जाए, जा वापस ले जा, दे गया। उन्होंने चरण सिंह जी से बात की होगी, मुझे उसके बाद किसी ने नहीं पूछा कि वो चिट्ठी कहाँ है, क्या है। तो वो चिट्ठी आज भी ओरिजिनल, मैं मैन्युस्क्रिप्ट बेच सकता हूँ कई हज़ारों में, वो मेरे पास पड़ी है, मैं इसमें तो कॉपी लगाई सिर्फ। संजय गांधी का हाय 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 मैसेज कि मिसेस गांधी जामा मस्जिद पे जाना चाहती हैं, आप व्यवस्था करा दीजिए। आपने व्यवस्था भी कराई, और बड़े दुर्दिन थे, बहुत ही संवेदनशील हालात थे उस दिन, जिस दिन आपने मिसेस गांधी को 15,000 लोगों की भीड़ के पास वहां जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठाने का इंतजाम किया। संजय गांधी से या उनके थ्रू जो मैसेज था, वो मुलाकात मिसेस गांधी से थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा है कि बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए। ऐसा है कि वो मेरे मित्र होते थे एक IPS से, जो एक, आप जानते हैं भिंडर साहब को जानते हैं, PS भिंडर, PS भिंडर, और वो जो सुंदर मर्डर केस हुआ था, उसमें वो जेल में थे, उसमें हाँ अरेस्ट हुए। जब मैं DCP सेंट्रल था इन दिनों में, तो वो वहाँ पे थे। तो बड़े अच्छे मेरे बड़े जिगरी दोस्त गुरचरण सिंह, कोई गलती नहीं हो तो जैसे होता है पॉलिटिकल होगा, तभी तो मैं कहता कुछ लोग इस तरह के कांड करते हैं, बाद में पछताते हैं। मैंने आपको सुन, तो अच्छा लड़का, बहुत, भिंडर साहब को मैं कभी देखा नहीं था उससे पहले, मैं तो पांडिचेरी था उन दिनों में, फिर मैं यहाँ आया, तो वो मैसेज एक आया किसी के थ्रू के, यार वो उसका फ़ोन आया था काके का, उसको काका कहते थे संजय गांधी को, तो मम्मी जाना चाहती है मिसेस गांधी, शिवाद, सरकार उसकी नहीं थी। मैं कहा अच्छा ऐसा करते हैं, शाम को मैंने मैसेज दिलवाया कि शाम को हम खोलेंगे, उनको आ जाए, कर्फ्यू खुल गया तो कोई भी आ सकता है, लेकिन इंतज़ाम तो करना पड़ेगा इतने भी सिक्योरिटी का। तो वहाँ पे बैठ गई, आई अपने काफिले के साथ, टाइटलर थे, ये थे सारे, वो सज्जन कुमार, सारी दुनिया थी, इंदिरा गांधी के साथ आगे पीछे। दिल्ली के वो एक धर्मदास शास्त्री हुआ करते थे, फिर ये यहाँ का दिल्ली का वो था एक, और भगत होता था, ये सब मुझे याद है, सब आ गए, बैठ के तो वहाँ फिर तो जामा मस्जिद कर्फ्यू खोला तो वैसे ही 50,000 आदमी तो वैसे ही इकट्ठा हो जाते, एक आवाज़ दो साला जामा मस्जिद, सब वो बेरोजगार और सारे वहाँ पे आए, तो बैठ के उसने भाषण दिया, तो वहाँ से उसका टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ इंदिरा गांधी। तो अभी तक ये था कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट थी, क्योंकि कांड क्या हुआ था, अपना वो गेट जो था है, तो उस पर अब हो गया कि उनके साथ हो गए सारे मुसलमान, इंदिरा गांधी साथ हो गए उस मीटिंग में, जिसमें आपने परमिशन दी जाने की। लगता है ऐसे, मुझे तो मेरा कोई ऐसा विचार नहीं। उसके बाद क्या हुआ, सब सरकार आ गई, तो सरकार आने के तीसरे चौथे दिन बाद मुझे फ़ोन आया धवन साहब का कि भाई काका मिलना चाहते थे। हम पंजाबी का मतलब संजय गांधी। मैं कह जी मुझे क्या मिलना है, मैं कभी PM हाउस में कभी गया ही नहीं हूँ, मैं तो डिप्टी, और आजा मैं चला गया कि वहाँ गया, वो ऐसे सिगरेट पी रहे थे अपना RK धवन, तो अंदर चला गया RK धवन पहले मिले आपको? हाँ, वो तो फिर संजय गांधी के पास अंदर गए आप? तो मुझे वो मम्मी बड़ी खुश है, मम्मी बड़ी, संजय गांधी मम्मी बड़ी खुश है,
बैठा हुआ। वो कहती है पूछ लीजिए कहाँ जाना चाहेंगे, मतलब आप अमेरिका जाना चाहेंगे, लंदन जाना चाहेंगे, पोस्टिंग पे? पोस्टिंग कहाँ जाना चाहेंगे? मैं कहीं नहीं जाना चाहूँगा, मैं जहाँ पे हूँ वही ठीक हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं है, कोई मंशा ऐसी नहीं। IAS IPS तो सर ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो लार टपकाते हैं ऐसी मलाईदार पोस्टिंग के लिए, तो आपने मना कर मैंने दिया? मना कर दिया, उसे मैंने, तो धवन कैन आया करके मैं कहीं पोस्टिंग का कह रहा था इधर उधर इधर उधर, मैंने मना कर दिया, मैं यहीं ठीक हूँ। बट दैट इज ऑल, दैट इज राष्ट्रपति जो बने और उस टाइम होम मिनिस्टर थे ज्ञानी जैल सिंह, कचरा में आपने उनको देखा, ये कचरा क्या है और कचरा- कचरे में कब देखा? मतलब एक होम मिनिस्टर को मौजूदा सिटिंग जो हो उसके एक पुलिस अफसर कचरा में नहीं देखे? ऐसा था, मैं डीसीपी सेकंड हो गया था, जबकि सेकंड टाइम रॉयट्स हुए 80 में, 15 अगस्त 80 को राइट हुए, जबकि एक सुअर आ गया था मुरादाबाद मुरादाबाद में, और यहाँ सारा हो गया, सब कांड हो गया, तो बहुत ज़्यादा राइट हो गया। तो अब इसी गोली वोली चली, मर गए डिपोट। तो पार्लियामेंट में सवाल उठना था, तो भिंडर साहब जो थे, भिंडर साहब पुलिस कमिश्नर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे, उनकी अपनी उस वक्त जब तक संजय जिंदा थे उनकी अलग ही टूर थी। तो एनीवे, तो मुझे कहा कि ज्ञानी जी को जाके ब्रीफ करके आना है। ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम होम मिनिस्टर थे। उस वक्त होम मिनिस्टर थे, ज्ञानी जी को ब्रीफ करके आना, उनके घर पे जाना है, सुबह ब्रीफ करना और फिर मैं वहाँ गया, ब्रीफ करे। तो उनका एक सरदार होता था, पर्सनल सेक्रेटरी होता था, अमरीक सिंह है, कब नाम था उसका। तो कहता हाँ हाँ इंतज़ार कर रहे हैं बाबा। मैं अंदर कर दिया। अंदर में क्या देखता हूँ, ज्ञानी जी कछहरा होता है, सरदार होते हैं यहाँ से यहाँ तक कच्छा पहनते, लंबा, हमारा तो यहाँ तक होता है ना, उनका लंबा, उसको कछहरा कहते हैं। तो सरदार ज्ञानी जी कछहरा पहने हुए अपनी शीशे के सामने खड़े होकर फिक्सो लगा रहे हैं, दाढ़ी उड़ी बना रहे हैं। तो बड़ा यार मुझे तो लगा मैं कि कहाँ फंस गया मैं उसके। और बैठ जा। ज्ञानी जी ज़्यादातर चाहे यूपी का अफसर हो चाहे कोई भी पंजाबी बोलते थे, तो बैठ जा। मैं सोफा था पीछे में बैठ गया। हाँ 10 की होया। सो आई एक्सप्लेन टू हिम एवरीथिंग। इन द मीन टाइम उसके कपड़े आए, उसने फिर कमीज़ पहनी, आपके सामने ज्ञानी जी ने फिर कपड़े पहने। तो वो मज़े की थी चीज़। तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट में जाना था। पार्लियामेंट में पहुँचे तो भिंडर भी थे, होम सेक्रेटरी भी थे, सारे लोग थे, जवाब देना था। तो कहने लगे सर्दी का होता, आई थिंक यही इसके बाद आता ना विंटर सेशन आएगा, उसमें थे। तो कहने लगे आइसक्रीम मांगी उन्होंने। तो मैंने कहा जी आइसक्रीम इस वक्त नवंबर के महीने तो दुकानें ही नहीं खुली होंगी, 9 बजे हैं। भिंडर कहते यार ला दे कहीं से तो मंगवा ले। तो हमने न्यू दिल्ली वाले को कहा, उसने क्वालिटी वालों को खुलवा के आई खाई। तो एक एक खाई, सब ने 12-14 लोग थे। तो एक दिन खाई, ब्रीफिंग हो रही थी, तो वो कहने लगे मुझे दो। और यार बड़ी गर्मी, अंदर पता नहीं वाजपेयी साहब ने क्या क्या सवाल पूछने हैं, तो मुझे दो, तुम लोग एक खाओ। तो ज्ञानी जी बोले, हाँ ज्ञानी, मैं ठंडा होके जाऊँगा। तेजिंदर खन्ना लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के हुआ करते थे और 1 अप्रैल थी 97। आपको मैसेज करते हैं और बात करते हैं कि आपको पुलिस कमिश्नर दिल्ली का बना दिया गया है, तो वाकई में आप ये समझ गए थे कि आपको अप्रैल फुल बना रहे हो? हाँ मैं बैठा हुआ, मुझे इन्होंने ना, मेरे दोस्त यारों ने निकाल लो बोल के मुझे होम गार्ड में भेज दिया था। पता था मुझे, मेरे पीछे लगे रहते थे सारे, किसी वजह से मुझे, मैं किसी दुश्मनी नहीं थी कुछ नहीं, पर उनको एक था जो भी था। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो फ़ोन आया, उन दिनों में यही होती थी, लैंडलाइन होती थी। तो फ़ोन आया कि कितनी जल्दी आ सकते हो। मैंने कहा जी राजा गार्डन से चलना है। मैंने उन दिनों में ये फ्लाईओवर तो होते नहीं थे, तो टाइम लगेगा। मैंने कहा 1 घंटा तो लेके जाएगा, चलो चल पड़ो तुम, आ जाओ। तेजिंदर खन्ना लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैं पहुंचा तो मैं कहा जी आज 1 अप्रैल है, आई नो, गो एंड टेक ओवर। मतलब आपको विश्वास नहीं हुआ? नहीं हुआ मुझे विश्वास। गवर्नर आपको कह रहे हैं कि आप कमिश्नर बना मुझे ये था कि मैं कमिश्नर बनूंगा, मेरी अभी 3.5 पौने 4 साल है, मैं कमिश्नर बन जाऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं बनना है। हो सकता है निखिल के अभी 2-4 महीने और हैं, तो मैं गो एंड टेक ओवर बाय दिस आफ्टरनून, यू शुड टेक ओवर।
मैं आ गया, वहाँ से घर आया, मैं कोटला रोड में मेरी कोठी थी, मैं वहाँ आया तो मैंने निखिल साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा, कहा हाँ। मैं कहा मैं फिर क्या, अब मुझे आदेश हुआ कि आफ्टरनून में आपसे टेक ओवर करूँ, पर सर आफ्टरनून नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, आप फेयरवेल परेड देंगे पहले और फिर करेंगे। तो वो हुआ उसमें, फिर लेकिन मुझे तो ये हुआ कि पता नहीं अप्रैल वो चिट्ठी दे रहे हैं मुझे, 1 अप्रैल का दिन था। ये आपने खबर बेटी को हाँ, और घर में भाभी जी को दी, तो वो भी कह रही थी अप्रैल हाँ फूल बना रहे वो हो। भी कह रही, मेरी बेटी कह रही है पापा क्या तुम्हें कौन बनाएगा, अभी क्यों बनाएगा, एकदम बना दिया ये। वो फ़ोन कर रही है, तो मैंने कहा बेटी ये तो ऑर्डर आए हैं, तो मैं बताओ क्या कर सकता हूँ, जाऊँगा। फिर उसके सामने मैंने निखिल साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ, फिर उसको कंफर्म हुआ कि पापा वाकई कमिश्नर बन गए। निखिल कुमार साहब इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और हाँ, उनका चार्ज लेके हाँ, रातों रात कमल पांडे, स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल स्पेशल- सिक्योरिटी थे। हाँ, स्पेशल सेक्रेटरी कमल पांडे साहब ने आपको बुलाया और नहीं, कहा, सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी साहब। सेक्रेटरी होम कमल पांडे, हाँ, और आपसे कहा कि अब आप चार्ज लीजिए। हाँ, आपको चार्ज तो लेना था, बड़ी खुशी की बात थी, बड़े पद पे जा रहे हाँ, थे देश में, हाँ, बिल्कुल। लेकिन निखिल कुमार साहब जो हैं वो आपको चार्ज हैंडओवर नहीं कर गए। आम तौर पे ऐसे होता है कि जब इस तरह की पोस्टिंग, कोई भी पोस्टिंग होती है, प्रोसेस एक प्रथा है कि जो पहले वहाँ पे है वो बड़ी इज्जत से दूसरे आदमी को चार्ज हैंड ओवर करता है और दूसरा टेक ओवर करता है। पूरे पेपर साइन होते हैं उसमें, वो समझाता भी है उसको कि देखो क्यों नहीं यहाँ हुआ पे सर, है। वो क्यों नहीं दिया? ये सारा होता है, ये देखो यहाँ पे ये है इतना, ये हमने कर दिया, ये वो बड़ी एक प्रोसेस है सब तो जगह आपको है। तो निखिल कुमार साहब मिले ही नहीं हैंड ओवर हाँ, करने तो के मैं लिए। वहाँ गया है नहीं, फिर मैं शाम तक वेट कर रहा हूँ। तो आई थिंक भारत की हिस्ट्री में एक ही ऐसा केस होगा जब बगैर हैंड ओवर किए हुए मैंने टेक ओवर किया। तो मुझे कहने लगे, फिर वो गए अपने आडवाणी जी के पास, कैसा ऐसा है, जो भी कहे, आए वापस, ही से नो मिनिस्टर से यू टेक ओवर। मैंने रात को 7-7:30 बजे के करीब बच गए थे, मिनिस्ट्री में तो बहुत टाइम काम करना पड़ता है, तो मैं 7:30 बजे मैंने टेक ओवर किया बगैर किसी ने मुझे हैंड ओवर किए हुए। और वो फिर मैं 2-4 दिन बाद प्रकट हुए कहीं पे तब तो मैं बैठ गया था कुर्सी पे। सर आई के गुजराल, आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके साथ कैसे, कब कब आपको मौका मिला? नहीं, मौका तो देखिए मुझे सबसे पहले मौका तो मिला देवगौड़ा के साथ। जब मैं कमिश्नर बना तो देवगौड़ा साहब मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, एक दूसरे दिन बुला लिया, बुला के कुछ एक ऐसा काम दिया मुझे कि ये करो। तो मैंने कहा, ये मुझे लगा यार ये तो बड़ी मुश्किल है, 2 दिन हुए कमिश्नर बने, तो बड़ा एक बिल्कुल ही ऐसा काम दे रहा है जो कि अभी किसी पुलिस अफसर को करना तो नहीं चाहिए इस तरह। तो फिर मैंने कहा जी मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं सब देख लूँ क्या केस है कैसा है। तो 2 दिन के बाद मैं गया तो वो अपने सो जाते थे, वो आंखें बंद हो जाती थी, वो पता नहीं लगता सो रहे हैं, सुन रहे हैं, देवगौड़ा सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, पता नहीं लगता था। तो उसके बाद सो I said, sir, I will not be able to do it. Please find another police commissioner. आपने प्रधानमंत्री एस डी देवगौड़ा से कह दिया कि मैं पुलिस कमिश्नर नहीं करना चाहता? ना, मैंने कहा सर, I will not be able to do this job. पुलिस कमिश्नर दिल्ली नहीं, दिस जो आपने मुझे असाइनमेंट दिया है, जो मुझे अच्छा। आपने कहा है, हाँ। ये मैं नहीं कर सकता, इसके लिए यू फाइंड अनदर पुलिस कमिश्नर। अच्छा, उन्होंने क्या सर ऐसा काम दे दिया था देवगौड़ा साहब ने प्रधानमंत्री रहते हुए आपको? मैं उसका अभी नहीं कहा, वो मेरे तक ही सीमित रहने दीजिए। ऐसा काम, अब आप सीरियसनेस देखिए कि कैसा काम होगा कि मैं अपनी पुलिस कमिश्नरशिप छोड़ने को तैयार था उस दिन, 2 दिन के बाद। कुल मिला के ये थे वो तिलक राज कक्कर जो 6 साल 6.5 साल की उम्र में माता पिता भाई बहनों के साथ पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आए थे। वो बच्चा जिसके घर के बाहर पाकिस्तान में घोड़े बंधे रहते थे स्कूल लाने ले जाने के लिए, बंटवारे में जब वापस अपने घर यानी कि हिंदुस्तान जहाँ सब कुछ हुआ आए लौट के, तो पिता 7.5 साल की उम्र में, 6.5 साल की उम्र में चले गए। माँ 8 साल के जब हुए तब चली गई, लावारिसों की तरह इसी दिल्ली में पले। और उसके बाद कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दिल्ली के कई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ काम किया।
लेकिन ये वही तिलकराज कक्कड़ की कहानी है जिन्होंने स्कूल और जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी का कभी मुंह नहीं देखा, लेकिन कॉलेजों में लेक्चर देने यूनिवर्सिटी में जाते थे। कभी फर्स्ट डिवीज़न आई नहीं, लेकिन सेकंड डिवीज़न से नीचे भी कभी नहीं आई, और 4 वर्दियां पहनी, भारतीय वायुसेना, भारतीय फौज, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और आईपीएस यानी दिल्ली पुलिस की। वाकई में बहुत बिरला रहा ये शख्स जिसने एचडी देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे और ये पुलिस कमिश्नर, उन्होंने कहा था कि तिलकराज कक्कड़ पुलिस कमिश्नर हो, ये काम कर दो, और इन्होंने कहा कि आप मुझे मेरी पुलिस कमिश्नरी ले लीजिए, मुझे हटा दीजिए, किसी और को लगा दीजिए, लेकिन पीएम साहब मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा। बहुत बिरले आईपीएस होते हैं तिलकराज कक्कड़ जैसे, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। एक हैं, एक थे, और एक ही आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेंगे तिलकराज कक्कड़। इसी के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया संजीव चौहान, थैंक यू स्टेटमेंट चौहान के साहब, लिए थैंक यू वेरी बात मच। करने के लिए।